नमस्कार दोस्तों सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में एक टॉपिक बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स। आज हम जानेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं, इनका पर्पस क्या है, इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और न सिर्फ हम जानेंगे बल्कि इन्हें याद भी करेंगे। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना और अगले कुछ समय के लिए अपनी सारी चीजों को साइड कर दो, पूरा फोकस वीडियो पर रखना। आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स याद भी हो जाएंगे और पूरी डिटेल के साथ एनालिसिस भी हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं। देखिए, बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता होती है, उसको कंजर्व करने के, उसको संरक्षित करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे नेशनल पार्क बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, टाइगर रिजर्व्स बनाना, एलिफेंट रिजर्व्स बनाना। इन सभी में अलग अलग स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है, यानी उन्हें बचाया जाता है, और यह कोशिश करी जाती है कि इन्हें किसी प्रकार का कोई थ्रेट या संकट ना हो। और इसी के साथ साथ यदि हम ह्यूमंस को भी शामिल कर लें, यानी ह्यूमंस और अदर स्पीशीज सभी को मिलाकर के हम कंजर्वेशन एफर्ट्स भी करें और नेचर के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे जिसका नाम था बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये आया कहां से था? देखिए, 1971 में यूनेस्को ने अपना एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB। इस प्रोग्राम में इस बात पर चर्चा हुई थी कि अदर स्पीशीज के साथ साथ ह्यूमंस को भी कैसे साथ में लेकर चला जाए। उसी के तहत एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया जो था बायोस्फीयर रिजर्व्स का। तो पूरी दुनिया में 1975 में बायोस्फीयर रिजर्व्स की शुरुआत हुई और इंडिया ने इसकी शुरुआत 1986 में करी थी, जब हमने अपना पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। इंडिया में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये जितने भी कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जाते हैं, ये एक एक्ट के अंतर्गत किए जाते हैं जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी एक्ट में नहीं आता। ध्यान रखना, किसी भी एक्ट में नहीं आता, और ये प्योरली सरकार अपनी तरफ से चलाती है। तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, जिसमें ह्यूमंस भी शामिल हों और अदर स्पीशीज भी शामिल हों। पहली बार चर्चा कब हुई थी? यूनेस्को के मैब प्रोग्राम में, यानी 1971 में। इंडिया में पहली बार कब बना? 1986 में। कौन सा बना? नीलगिरी। इतना याद हो गया। अब जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स के फंक्शन क्या हैं। फंक्शन यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं। तो इसके लिए देखिए 3 मेन फंक्शंस हैं। पहला है बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना, यानी कि संरक्षित करना। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, यानी सतत विकास को प्रमोट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का मतलब होता है रिसोर्सेज का, संसाधनों का इस तरह से यूज करना कि हमारी जनरेशन के तो काम आ ही जाएं, आने वाली जनरेशन के भी काम आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हम पेट्रोल या डीजल की बजाय अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होगा। और बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो तीसरा फंक्शन है, वो है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट को प्रमोट करना। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई थीसिस तैयार कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ये एक मंच देता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखनी है। पहला, स्पीसीज का कंजर्वेशन। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। और तीसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। अब बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसका जो कोर होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उसमें कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या 2 नेशनल पार्क, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल होते हैं। इसे कोर बोला जाता है। यानी कोर में या तो नेशनल पार्क होगा, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, या आपका टाइगर रिजर्व होगा, या कंजर्वेशन रिजर्व होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। इसकी बाउंड्री फिक्स होती है, इसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता। न ह्यूमंस जा सकते, न टूरिस्ट जा सकते, ना आप रिसर्च के लिए जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहां सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर्स जाएंगे और ये चेक करेंगे कि सभी स्पीसीज ठीक ठाक चल रही हैं या नहीं चल रही। इसके बाहर एक एरिया होता है जिसे बोलते हैं बफर। बफर जोन जो है, वहां पर थोड़े बहुत टूरिस्ट जा सकते हैं, आप रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। जो वहां के लोकल लोग हैं वो फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं, और ट्रेनिंग के लिए भी अलग अलग कार्यक्रम चला सकते हैं। कोर की तरह बफर की बाउंड्री भी फिक्स होती है। और बफर के बाद एक जोन होती है ट्रांजिशन जोन, जिसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती, लेकिन इस जोन में भी कई सारी चीजें रेगुलेटेड होती हैं। यानी कि यहां पर आप परमानेंट सेटलमेंट नहीं बना सकते, यहां आप स्थायी तरीके से रह नहीं सकते, यहां पर आप पोल्यूशन नहीं कर सकते, कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं बना सकते, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो नेचर को नुकसान पहुंचाए। तो ट्रांजिशन जोन का मतलब होता है बायोस्फीयर रिजर्व
और मेन सिटी के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र का काम करना। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी तक हमने क्या याद किया है कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, क्यों बनाया गया था, इंडिया में पहली बार कब आया था। फिर हमने जाना कि बायोस्फीयर रिजर्व के फंक्शन क्या हैं, फिर जाना कि इसके स्ट्रक्चर क्या हैं, और अब हम जानते हैं कि इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो देखिए, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं और समय समय पर इनकी रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं। इंडिया में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, हम उसे भी याद करेंगे। लेकिन उससे पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ एक एक करके बायोस्फीयर रिजर्व्स को याद करते हैं। देखिए, याद करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि जिस समय जिस बायोस्फीयर रिजर्व की हम चर्चा कर रहे हों उस वक्त आपका ध्यान उसी पर होना चाहिए। पुराना वाला या पिछला वाला याद है या नहीं है उस पर ध्यान मत देना, एक बार में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व पर फोकस रखना। तो आइए नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है जिसका नाम है कोल्ड डेजर्ट। क्या नाम है? कोल्ड डेजर्ट। याद रखना, हिमाचल प्रदेश में काफी ठंड पड़ती है, बर्फबारी भी होती है, तो उससे याद रखना कोल्ड डेजर्ट। उससे थोड़ा नीचे आइए तो उत्तराखंड में पड़ता है नंदा देवी। नंदा देवी से याद रखना, उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, तो देवभूमि से याद रखना कि देवी भी वहीं होंगी, तो नंदा देवी भी वहीं है। तो दो याद हो गए, कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी। अभी दिमाग में सिर्फ ये दो ही रखना, कोल्ड डेजर्ट और नंदा देवी। इसके बाद थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलिए तो सिक्किम में एक है जिसका नाम है कंचनजंगा। इसको कहीं कहीं कंचनजंगा भी बोलते हैं, लेकिन कंचनजंगा से याद रखना, कंचनजंगा सिक्किम में है। देखिए, कंचनजंगा इंडिया का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा है जो नेचुरल और कल्चरल दोनों लैंडस्केप में शामिल है, यानी कि इसका प्राकृतिक महत्व भी है और सांस्कृतिक महत्व भी है। तो ये एकमात्र है, याद रखना है। उसके बाद आसाम में आइए, आसाम में है मानस। तो आसाम मानस, आसाम मानस याद रखना। अगर आपको मानस पढ़नी है तो कहां जाना पड़ेगा? आसाम में, ऐसे करके याद रखना। तो टोटल 4 हो गए, आंख बंद करके याद करिए, कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस। कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस। 4 हो गए। अब 5वां है, इसका नाम है दिहांग दिबांग। ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको पता है दिहांग दिबांग नदी भी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उससे याद रखना, ब्रह्मपुत्र कहां से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। तो दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। टोटल 5 हो गए। अब 6वां, दिब्रू सिखोवा। दिब्रू सिखोवा है असम में। तो असम में टोटल 2 हैं, एक मानस और एक दिब्रू सिखोवा। याद रखना कि दिब्रू सिखोवा सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, सबसे छोटा। ठीक है, तो आपके टोटल 6 हो गए। इसी के बगल में आप देखें तो पड़ता है नौकरेक। नौकरेक है मेघालय में, नौकरेक है मेघालय में, नौकरेक मेघालय, MN ऐसे करके याद रखना। ठीक है। अच्छा, जो दिब्रू सिखोवा था जो कि सबसे छोटा था, उसके जस्ट अपोजिट चले जाइए, यानी कि गुजरात में। तो गुजरात में आपको मिलेगा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। यह देश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो गुजरात में सबसे बड़ा है और उसके जस्ट अपोजिट देखोगे तो आसाम में सबसे छोटा है। ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आते हैं। वेस्ट बंगाल में है सुंदरबंस। सुंदरबंस सभी को याद रहता है, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन के नीचे आते हैं तो उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा में भी एस से है, इसका नाम है सिमलीपाल। तो सुंदरबन के नीचे सिमलीपाल, सुंदरबन भी एस से, सिमलीपाल भी एस से। और उसके नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश मिलता है। आंध्र प्रदेश में भी एस से स्टार्ट होता है, उसका नाम है शेषचलम। तो ये 3 एस वाले लगातार याद रखना, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषचलम, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषचलम। तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए हैं। फिर से रिवाइज करते हैं, आंख बंद करके रिवाइज करिए। कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, दिहांग दिबांग, दिब्रू सिखोवा। दिब्रू सिखोवा सबसे छोटा है, उसके जस्ट अपोजिट है कच्छ जो सबसे बड़ा है। फिर आते हैं नौकरेक जो कि मेघालय में है। उसके बाद 3 एस से लगातार हैं, सुंदरबंस, सिमलीपाल, शेषचलम। ठीक है। अब सेंट्रल इंडिया में आते हैं, यानी कि मध्य भारत में। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास देखेंगे तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में पड़ता है पन्ना, याद रखना है पन्ना। पन्ना के बाद पंचमढ़ी।
आपने सुना होगा पन्ना और मणि, ये काफी महंगे रत्न होते हैं, तो उससे याद रखना रत्न कहां मिलते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो पन्ना और पंचमणि, तो पंचमणि महादेव हिल्स पर पड़ता है वैसे। उसके बगल में एक और है अचानकमार अमरकंटक, कहीं कहीं अमरकंटक मिलेगा, कहीं अचानकमार मिलेगा, कहीं अचानकमार अमरकंटक एक साथ लिखा हुआ मिलेगा। तो आप अचानकमार अमरकंटक से याद रखना, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। तो एमपी में टोटल कितने याद किए, 3, पन्ना, पंचमणि, अचानकमार, अमरकंटक। तो टोटल हमारे हो गए 14, 14 याद हो चुके हैं, 4 बचे हैं। ठीक है, वो 11 आपको पहले याद थे, 3 फिर से और याद करिए, पन्ना, पंचमणि, अचानकमार, अमरकंटक। ठीक है, 14 हो गए हैं। अब 4 और याद करते हैं। अब साउथ इंडिया में आइए। साउथ इंडिया में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है जिसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीनों स्टेट में शेयर होता है। इसका जो ज्यादातर एरिया है वो तमिलनाडु में आता है, लेकिन इसका कोर का जो ज्यादातर एरिया है वो कर्नाटक में आता है। तो याद रखना कोर कर्नाटक, कोर कर्नाटक का उससे याद रखना। तो कोर ज्यादातर कर्नाटक में है और ओवरऑल एरिया ज्यादातर तमिलनाडु में है नीलगिरी का। और ये देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986 में घोषित हुआ था। उसके बाद अगस्तमलाई। अगस्तमलाई आपका तमिलनाडु और केरल इन दोनों में आता है। ठीक है, तो साउथ इंडिया के 2 याद हो गए, नीलगिरी और अगस्तमलाई, नीलगिरी अगस्तमलाई, नीलगिरी अगस्तमलाई। ठीक है, उसके बाद एक है गल्फ ऑफ मन्नार जो कि हमारा मराइन बायोस्फीयर रिजर्व है। गल्फ ऑफ मन्नार सबको पता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है, वहीं पर है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और सबसे लास्ट वाला में याद रखना है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार सबको नाम से याद रहेगा कि निकोबार में पड़ता है। ठीक है, टोटल 18 हो गए हैं। इनको दोबारा से सुनिए और दोबारा से आंख बंद करके दिमाग में बिठाइए, जैसे मैंने बताया है उसी तरह से। अब एक चीज और याद रखनी है, जब यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट दिया था तब से यूनेस्को अपना एक नेटवर्क बनाए हुए है, यानी कि एक लिस्ट बनाई हुए है जिसमें दुनिया के कुछ चुनिंदा बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल करता है। इसमें इंडिया के टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं, जिसमें से सबसे लेटेस्ट शामिल हुआ था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो 2020 में शामिल हुआ था। तो ये 12 कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है, जो साउथ इंडिया के 4 थे, कौन से, नीलगिरी, अगस्तमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, साउथ इंडिया के चारों याद रखने हैं। ये चारों यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। उसके बाद सेंट्रल इंडिया की तरफ आएंगे तो सेंट्रल इंडिया में याद रखने की ट्रिक है PPASS, यानी कि पप्पू पास हो गया, P फॉर पप्पू और PASS पास। इसको याद कैसे रखेंगे, मध्य प्रदेश का पन्ना, पंचमणि और अमरकंटक ये तीनों शामिल हैं, PPA, और एक आपका सुंदरबंस है और एक आपका सिमलीपाल है। तो मध्य प्रदेश के तीनों और सुंदरबन और सिमलीपाल ये टोटल 5 हो गए। तो साउथ इंडिया के 4, सेंट्रल इंडिया के 5, टोटल 9 हो गए। 3 और याद रखने हैं। उस 3 में एक आपका नंदा देवी है, जब तक देवी की पूजा नहीं करेंगे तब तक नेटवर्क पूरा नहीं होगा। तो एक है नंदा देवी, फिर है कंचनजंगा। कंचनजंगा मैंने आपको बताया था ये नेचुरल और कल्चरल दोनों लिस्ट में शामिल है। और एक है आपका नौकरेक। तो कैसे याद रखेंगे, NKN, NKN। तो नॉर्थ वाले NKN, सेंट्रल वाले पप्पू पास हो गया और साउथ इंडिया वाले 4। याद रखना एस में शेषचलम को मत जोड़ देना, उसमें सुंदरबन और सिमलीपाल ही हैं, बस ये याद रखना है। तो इस वीडियो का आप 2-3 बार देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ऐसे ही इसका एक और डिटेल वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं ले आऊंगा, जिसमें एक एक बायोस्फीयर रिजर्व्स की एक एक डिटेलिंग पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें उसके पास से गुजरने वाली नदियों पर चर्चा करेंगे, उनके आसपास पाई जाने वाली स्पीसीज पर चर्चा करेंगे, और कोई ट्राइब पाई जाती होगी तो ट्राइब्स पर चर्चा करेंगे, या कोई और सिग्निफिकेंस भी होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप कमेंट करके कहते हैं कि वो वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा। अन्यथा इस वीडियो से भी आपके लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, PCS के भी और IAS के भी।